कब बताया जाता है? जंक्शन, या ये बताया जाता है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर 2 पटरियां हैं, 3 प्लेटफॉर्म है, 3 पटरियां हैं, तो उसको बताया जाता है कि इस हर पटरी पर अलग ट्रेन आएगी, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो उसको 2 पटरियों के बाद फिर सीखना होता है 3 पटरियों का स्टेशन। उसके बाद फिर उसको बताते हैं जंक्शन, कि जहां कई जगह से आके ट्रेनें मिलती हैं, उसको बोल देते हैं जंक्शन। और उसके बाद फिर उसको बताया जाता है सेंट्रल, कि जहां गिनती नहीं रहती। उसके बाद फिर टर्मिनल। तो सीधे सीधे अगर हम टर्मिनल पर आ जाएंगे तो आप यही नहीं समझ पाएंगे कि हम चल कहां रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि उसको पढ़ते चाहिए। चलिए, आरबीसी मैंने पहले करा दिया था, अब मैं अंदर आरबीसी के टाइप की आज बात करता हूं। एरथ्रोसाइट्स। अगर आरबीसी क्लियर नहीं है तो एरथ्रोसाइट्स कैसे क्लियर होगा? कोई बात नहीं। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, उसमें मेन पेंट रहता है 1% से कम जो रहता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, ठीक है। प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं, जो 1% से कम रहता है उसका नाम रहता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं पूरा इसमें विस्तृत तरीके से। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा। सबसे पहली बात है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे काम करता है, क्या रहता है? 55% जो हमने अभी बताया था, यह हल्के पीले रंग का तरल हिस्सा है, जिसमें 90 से 92% वाटर, पानी, प्रोटीन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब बात होती है आरबीसी। आरबीसी में मेन रहता है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, 44%। ये फेफड़ों से क्या काम करता है? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है और हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती है। ओके, आरबीसी में एरिथ्रोसाइट्स 44%, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है और हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती है। ये पहले भी बताया जा चुका है, फिर बताया जा रहा है। हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। ऑक्सीजन के टच में जब आयरन आता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। जबकि ये देखने में समूह में जो कोशिकाएं रहती हैं इसलिए लाल रंग की दिखती हैं, अदरवाइज इनका कलर कैसा होता है? असली कलर भूरे रंग का। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। अगला कंपोजिशन क्या है इसका? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और आरबीसी जो कि अभी बताया था एरथ्रोसाइट्स, वो रहता है, उसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी में जो मेन पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो 1% से कम रहता है, उसका काम क्या रहता है? ये इन्फेक्शन। ल्यूकोसाइट्स क्या काम करता है? इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम डेवलप करती है बीमारियों से और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये तो सारे लोगों को इस विंडो में क्लियर है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। चलो अभी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में एक रहता है जिसका मुख्य काम रहता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो रहता है वो 1% से कम रहता है। वो भी उसका क्या काम रहता है? ये चोट लगने पर, जब बॉडी के अंदर कहीं चोट लगती है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का, क्लॉट जमाने में मदद करती है। ओके, प्लेटलेट्स डाउन होने में क्या प्रॉब्लम रहती है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स डाउन रहने से प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम यह रहती है कि जब ज्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं तो मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, रक्तस्राव रुकता नहीं है, दूसरी क्लॉटिंग नहीं होती। ओके, फंक्शंस ऑफ द ब्लड। रक्त के मुख्य कार्य, ब्लड के काम क्या रहते हैं? फंक्शंस, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है?
ऑक्सीजन, ठीक है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पोषक तत्व और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करना, इधर का उधर करना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, पोषक तत्व का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करने का मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? ब्लड की, रक्त की। दूसरी चीज सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी में कैसे काम करता है? सिक्योरिटी में कैसे होता है? रोगाणुओं से संक्रमण को रोकना, ठीक है, इन रोगाणुओं से होने वाले संक्रमण को रोकना। तीसरा ये रहता है नियमन, रेगुलेशन, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन। क्या क्या रेगुलेट करता है ये? क्या क्या चीज को संतुलन बनाए रखता है ब्लड? शरीर का तापमान, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है, पीएच और पानी की मात्रा को संतुलित रखता है। ओके, पानी बॉडी में कितना होना चाहिए इसका संतुलन कौन बनाता है? ब्लड बनाता है। ओके, थक्का जमना, क्लॉटिंग, रक्त स्राव को रोकने के लिए कौन सा, जिसको हम कह सकते हैं रक्त स्राव को रोकने के लिए फाइब्रोनोजेन एक महत्वपूर्ण हार्मोन रहता है जिसकी जरूरत होती है, और अन्य तत्वों का उपयोग करके ये क्या करता है? फाइब्रोनोजेन ब्लड की क्लॉटिंग को करता है, ठीक है जी। तो ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप की बात हम करते हैं तो ब्लड ग्रुप में मोस्टली सारे लोग जानते होंगे एबीओ सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एबीओ सिस्टम। कौन कौन से रहते हैं? ए, बी, एबी और ओ। साथ ही RH फैक्टर के आधार पर, जो RH फैक्टर होता है उसके बेस पर ये पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। ओके, ये बात थी ब्लड की। देखिए, जो अभी अभी तुरंत टॉपिक कराया था उसमें एक नियमन कराया था, नियमन, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में क्या होता है, दोबारा मैं बताता हूं, यह प्रतिरोधकों द्वारा बैलेंस, संतुलन करता है। दूसरी बात, जो भी हमारी बॉडी में लिक्विड है उसमें H2O को हम बोलते हैं वाटर, पानी, और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को बैलेंस करता है। पानी कितना चाहिए बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट कितना चाहिए, उसके बैलेंस का काम किसका रहता है? ब्लड का रहता है। तीसरी चीज, शरीर के ताप को नियमित करता है। अब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करता है? ये हमारे शरीर की सुरक्षा अलग अलग तरह से होती है, ठीक है, जिनमें WBC कौन कौन सुरक्षा करता है? WBC इन्फेक्शन से सुरक्षा करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और फैगोसाइटिक कोशिका, ध्यान रखिएगा, बॉडी की सिक्योरिटी किस कोशिका की जिम्मेदारी होती है? WBC के अलावा फैगोसाइटिक कोशिका और प्लाज्मा, जो शरीर को बचाने का काम करते हैं। जहां हम बात करते हैं बॉडी की सिक्योरिटी की, और बॉडी की सिक्योरिटी जो ब्लड के हिसाब में है, ब्लड के जुम्मे है, उसमें कौन कौन सी चीजें वर्क करती हैं अलग अलग तरीके से। एक पार्ट रहता है WBC के पास, दूसरा पार्ट रहता है फैगोसाइटिक कोशिका। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इस पे मैं टॉपिक कर दूंगा। फैगोसाइटिक कोशिका और प्लाज्मा होता है, और जो शरीर को बचाने का काम करता है। प्लाज्मा मैं पहले करा चुका हूं, प्लाज्मा में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी चीज क्लियर है आपकी। फाइब्रोनोजेन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं कि रक्त के मामले में कुछ अनोखे तथ्य क्या हैं। अनोखे तथ्य की बात यह है कि कुछ जो टॉपिक, जो चीजें आपने सुनी होंगी वो डिफर हैं, आज हम कुछ बताते हैं वो अलग डिफर है। एरिथ्रोपोएटिन, ईपीओ जिसको बोलते हैं, ईपीओ की क्या भूमिका रहती है?
यह एक हार्मोन है, ईपीओ एक हार्मोन है जिसकी फुल फॉर्म है एरिथ्रोपोएटिन। ओके, ये एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से किडनी द्वारा निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हम पूछ सकते हैं, कभी भी कोई पूछ सकता है किडनी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ईपीओ, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। जो यह एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से किडनी द्वारा सीक्रेट होता है और रक्त कोशिकाओं, विशेष रूप से आरबीसी के निर्माण को उत्तेजित करता है। ओके, जो आरबीसी का निर्माण बॉडी के अंदर होता है, जो कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसके निर्माण को उत्तेजित करता है। और क्या काम करता है ये ईपीओ? यह ऑक्सीजन के निम्न स्तर पर प्रतिक्रिया करता है। यह किसी ने क्वेश्चन हमसे पूछा था, ऑक्सीजन का जो बॉडी इनटेक कितना कर रही है, कितना कम कर रही है, ज्यादा कर रही है। यदि बॉडी के अंदर इनटेक ऑक्सीजन का कम है तो उस पर रिएक्ट करता है और क्या करता है? अस्थि मज्जा को अधिक लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करने का संकेत देता है। किस कंडीशन में? जब बॉडी ऑक्सीजन का इंटेक कम करती है, उस कंडीशन में ईपीओ क्या करता है? ऑक्सीजन के निम्न स्तर पर प्रतिक्रिया करता है और अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन नैरो, अधिक लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टेड करता है। दूसरी बात यह रहती है हीमोग्लोबिन रहित अद्वितीयक कशेरुकी जीव, जिसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं ये भी बता दे रहा हूं क्या, कौन सा एनिमल है जिसमें नहीं होता है हीमोग्लोबिन? अंटार्कटिक आइस फिश, उसका नाम है अंटार्कटिक आइस फिश में हीमोग्लोबिन नहीं रहता। ओके, अंटार्कटिक आइस फिश में हीमोग्लोबिन नहीं रहता और यह अपने अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन से भरपूर ठंडे पानी पर निर्भर करती है। क्या है? फिश है, ये मछली है। ठीक है, अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व से मतलब अपने जीवन को आगे चलाने के लिए किस पर निर्भर करती है? ठंडे पानी पर, क्योंकि ऑक्सीजन का इंटेक उसको ठंडे पानी से ही होता है। और टोटल एनिमल में ये एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा, कभी जीके में भी कोई पूछ सकता है ऐसा कौन सा एनिमल है, कौन सा मैमल है जिसके के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता? अंटार्कटिक आइस फिश। ओके, दूसरी चीज अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप और रक्त आधान, रक्त समूह और रक्त आधान। सुप्रसिद्ध एबीओ प्रणाली के आधार पर या सुप्रसिद्ध एबीओ प्रणाली के अलावा आरएच, केल और डफी, कौन कौन से? आरएच, केल और डफी जैसी दर्जनों कम ज्ञात रक्त समूह प्रणालियां भी हैं। ध्यान रखिएगा, एबीओ प्रणाली के अलावा जो ब्लड ग्रुप है उसके अलावा कहां क्या क्या है? आरएच है, केल है, डफी जैसे दर्जनों कम ज्ञात रक्त समूह प्रणालियां भी हैं। रक्त आदान संबंधी प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए सही रक्त समूह का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, रक्त आदान संबंधी प्रतिक्रियाएं मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बॉडी को ब्लड लेना, बॉडी से ब्लड देना, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? ब्लड ग्रुप का चयन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं अन्य जीवों में रंग भिन्नताएं। ठीक है, ब्लड में जहां मनुष्य का रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, वहीं कुछ जीवों का रक्त अलग अलग रंगों का होता है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है जीवों का भी रक्त आप रेड बताने लगो। उदाहरण के लिए कई ऑर्थोपोड्स का रक्त हीमोसाइनिक नामक तांबे पर आधारित अणु के कारण नीला होता है। यह लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन के कारण। और कई ऑर्थोपोड्स का रक्त
हीमोसाइनिक नामक तांबे पर आधारित अणु के कारण कैसा होता है? नीला होता है। अब अगली बात करते हैं हम श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, WBC या RBC। दोनों का, RBC का भी जीवन काल हम बता चुके हैं, WBC का भी बता चुके हैं, लेकिन हम आज बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के विपरीत कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं, जैसे कुछ स्मृति लिम्फोसाइट्स। अच्छा, WBC बहुत कम समय तक जीवित रहती है ना, WBC बहुत कम समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं, कुछ स्मृति लिम्फोसाइट्स, जो वर्षों तक जीवित रहती हैं। ध्यान रखिएगा, कई सालों तक जीवित रहती हैं। स्मृति लिम्फोसाइट्स जिसको बोलते हैं, जो संक्रमण या टीकाकरण के बाद दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ओके, जो इम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया था, जिसमें एक है एडॉप्टिक इम्यून सिस्टम, उसको देखिएगा, उसको रिपीट करिएगा, वीडियो में देख लेना, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेना। ओके, अब हम और थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसी में हम आगे चलते हैं। ब्लड का निर्माण कहां रहता है? ब्लड कहां बनता है? रुधिर का निर्माण कहां होता है? रुधिर का निर्माण बोन नैरो में होता है। रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा बोन नैरो में होता है। रक्त का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस नामक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण रक्त का निर्माण होता है, जो कि रक्त का 45% होता है। ओके, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, पहले भी बताया है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कौन से हार्मोन के द्वारा होता है? एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है, और एवं बनने में लगभग 7 दिन का समय लगता है। ओके, आरबीसी को बनने में लगभग 7 दिन का समय लगता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगर एरिथ्रोसाइट कहीं लिखा हुआ है तो उसका मीन है आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्या अनुपस्थित रहता है? केंद्रक अनुपस्थित रहता है। ओके, दूसरी चीज फाइब्रिनोजेन मैं करा चुका हूं, फाइब्रिनोजेन, लेकिन आज मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि ब्लड का टॉपिक चल रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, क्योंकि आगे ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी अदर भाई। इसका काम क्या रहता है फाइब्रिनोजेन का? इसका कार्य चोट लगने पर रुधिर को थक्का बनाकर रक्त स्राव को कम करना रहता है। चोट जब लगती है, ब्लड जिसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स, इंग्लिश में ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स, हिंदी में रक्त स्कंदन कारक, दोनों बता देता हूं, के नाम से जाना जाता है। इसको काम क्या रहता है फाइब्रिनोजेन का? इसका कार्य चोट लगने पर रुधिर को थक्का बनाकर रक्त स्राव को कम करना रहता है। ठीक है, रक्त में थक्का जमने के बाद जो शेष द्रव बचता है, उसको कोई बताएगा इस विंडो में क्या कहते हैं? अगर कोई बताएगा तो आज इनाम दूंगा मैं उसको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। अगर रक्त में चलते हैं आगे, ठीक है, रक्त में थक्का जमने के बाद जो शेष द्रव बचता है उसको बोलते हैं सीरम। ठीक है, दूसरी चीज
प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे अकार्बनिक लवणीय पदार्थ। अकार्बनिक लवणीय पदार्थ जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट मटेरियल, हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक लवणीय पदार्थ। और क्या पाया जाता है? अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। और क्या पाया जाता है? हार्मोन। और क्या पाया जाता है? गैसें। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्लाज्मा प्रोटीन 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में 3 पार्ट रहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के। सबसे पहला रहता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन। दूसरा रहता है बीटा ग्लोब्यूलिन। तीसरा रहता है गामा ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन या गामा ग्लोब्यूलिन। और गामा ग्लोब्यूलिन को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है। यह चीज आपकी क्लियर हुई। तीसरी पहला हम बात करते हैं इसमें एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या रहता है? ये आपका टॉपिक है, इसका नाम है क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। जो अभी मैं बता रहा हूं प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें क्या रहता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? सर्वाधिक मात्रा में होता है और इसका निर्माण लीवर में होता है। ध्यान रखिएगा, यह बोन नैरो में नहीं होता। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है और सर्वाधिक मात्रा में होता है। दूसरा रहता है ग्लोब्यूलिन, यह भी लीवर में होता है। ओके। जो 36% तक होता है, 36% तक संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और यह एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोब्यूलिन जो है, जो लिवर में होता है, उसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा और गामा। ओके। इसमें आप किसी को कोई डाउट है?